देखो बेटा, वेक्टर में हमने क्या कर लिया है, डॉट प्रोडक्ट ऑलरेडी क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया है ना। अब वेक्टर प्रोडक्ट में हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है क्रॉस प्रोडक्ट। जब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे डॉट एंड क्रॉस को, तो क्रॉस प्रोडक्ट कंपेटिवली थोड़ा क्या होगा, टफ होगा। रीजन सिंपल सा ये है कि क्रॉस प्रोडक्ट को दूसरा नाम होता है वेक्टर प्रोडक्ट। इसका जो रिजल्टेंट आता है वो खुद क्या होता है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। मतलब ये है कि जो रिजल्टेंट आ रहा है उसमें हमें डायरेक्शन का भी ध्यान रखना होता है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट, राइट। क्रॉस प्रोडक्ट, इसका दूसरा नाम क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट दूसरा नाम है इसका वेक्टर प्रोडक्ट, राइट। सीधा सीधा रीजन है कि जो रिजल्टेंट है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं रिजल्टेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट। रिजल्टेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। लिखने का तरीका होता है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, राइट। क्रॉस करके लिखते हैं। यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, यहां पे हर पॉइंट को तुमको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुनना होगा। अगर फॉर्मूले में ए वेक्टर पहले और बी वेक्टर बाद में है, इसका मतलब ये हुआ कि हमेशा तुमको फिर उसको ए क्रॉस बी ही लिखना है। अगर गलती से तुमने उसको बी क्रॉस ए लिख दिया तो आंसर तुम्हारा क्या आएगा, गलत आएगा। यहां सीक्वेंस मैटर करता है। फॉर्मूले में जो पहला वेक्टर है उसको लिखोगे, उसके बाद क्रॉस, फिर दूसरा वेक्टर है वो। अब सर पता कैसे चलेगा, तो बेटा जैसे जैसे तुम टॉपिक कंप्लीट करते जाओगे वैसे वैसे तुमको ये पता चलता जाएगा कि कौन कौन सा जो रिजल्ट है या कौन कौन सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्टेंट है और वो किन दो फिजिकल क्वांटिटी के मल्टीप्लीकेशन से, उनमें कौन पहले आता है कौन बाद में आता है। ये सारी चीजें हम क्या करते हैं, सीखते हैं और फिर उसको एज इट इज तुमको याद रखना पड़ता है ना। उसका क्या करना, ध्यान रखना है। तो मान लो यहां पे मैंने ले लिया क्या, ए क्रॉस बी। तो यहां पे ए भी वेक्टर के फॉर्म में और बी भी किसके फॉर्म में है, वेक्टर के फॉर्म में। बट बेटा ऐसा भी तो हो सकता है कि ए वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया हो एंड बी वेक्टर का भी सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया हो। अगर ऐसा दिया होगा तो हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा, और इससे आंसर आएगा क्या, आर का, है ना। तो ध्यान से देखो बेटा, दो तरीके हैं वेक्टर प्रोडक्ट लेने के। पहला, ए और बी वेक्टर के फॉर्म में दिया हो, अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधा हमारे पास आर वेक्टर आ जाएगा, मतलब ये वेक्टर का फॉर्म आया है। अगर ये वेक्टर का फॉर्म आ गया मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों है। दूसरा तरीका है कि ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड दिया हो और उनके बीच का एंगल दिया हो, तो हम ए बी साइन थीटा से निकाल सकते हैं। बट जब हम ए बी साइन थीटा से निकालेंगे तो आर का सिर्फ और सिर्फ क्या आया है, मैग्नीट्यूड। लेकिन हमें पता है ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब है इसका डायरेक्शन भी निकालना होगा। तो जब मैग्नीट्यूड के हिसाब से हम क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो फिर हमें डायरेक्शन के लिए राइट हैंड थंब रूल यूज करना होता है, राइट। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, राइट हैंड थंब रूल। तो दोनों तरीके हैं, अगर वेक्टर का फॉर्म दिया है तब तो सीधा आंसर आ गया वेक्टर के फॉर्म में, अगर मैग्नीट्यूड के फॉर्म में आया तो ए बी साइन थीटा से मैग्नीट्यूड निकालेंगे एंड डायरेक्शन निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल। मतलब दोनों चीजें हमें क्या करनी है, यहां पे सीखनी है, ये भी सीखना है और राइट हैंड थंब रूल से डायरेक्शन कैसे निकालना है वो भी सीखना है। तुम बोलोगे सर ए बी साइन थीटा भी सीखना है, तो बेटा ये मल्टीप्लिकेशन तो आता ही है हमें ना। अगर मैं बोल दूं 5 न्यूटन दूसरा 4 न्यूटन, दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री कर लोगे ना, तो ये पार्ट हमें आता है। तो सबसे पहले हम फोकस कर रहे हैं किस पे, इस पे, राइट। सबसे पहले फोकस कर रहे हैं इस पे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, यहां पे दो वेक्टर ले लिया, ए वेक्टर और बी वेक्टर, जनरल फॉर्म ले लिया हमने। जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। इसी तरह से दूसरा वेक्टर लिखेंगे, बी वेक्टर इज इक्वल टू बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ये दो ले लिया। अब मुझे इसको क्या करना है, रिजल्टेंट निकालना है ए क्रॉस बी से। तो मुझे यहां पे लिखना पड़ेगा ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप को मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, किससे, बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप से। जैसे मैंने इतना लिखा, मुझे ध्यान आया कि लास्ट क्लास में हमने क्या किया, कुछ सीखा है कि अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो टोटल कितने मल्टीप्लिकेशन है, 9 मल्टीप्लिकेशन। भैया इसको इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ए वाई वाले को तीनों से, फिर ए जेड वाले को तीनों से। और जब हम क्या करेंगे, यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एक्स बी एक्स के साथ तो मल्टीप्लाई होगा ही होगा, साथ में आई कैप के साथ भी।
मतलब यूनिट वेक्टर का भी यहां पे क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट होगा। तो हमने सोचा एक काम करते हैं, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं कि यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमें क्या देगा, है ना। तो हमने क्या किया, इसको यहीं पे छोड़ा और पहले हम क्रॉस प्रोडक्ट दे रहे हैं किसका, यूनिट वेक्टर का। तो साइड में हम उसको देख रहे हैं, हमने यहां पे लिखा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर। सबसे पहले हमने यहां पे लिखा आई वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर। अब अगर आई क्रॉस आई करेंगे, अगर हम आई वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर करेंगे तो ध्यान दो तरीका क्या है, पहले ए का मैग्नीट्यूड, फिर बी का मैग्नीट्यूड और फिर उन दोनों के बीच का एंगल। तो हमने इसी तरह से लिखा आई का मैग्नीट्यूड 1, आई का मैग्नीट्यूड 1 और दोनों के बीच का एंगल कितना, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, साइन 0, साइन 0 की वैल्यू, तो टोटल आ गया 0। हमें एक बात समझ में आई कि जब हम आई वेक्टर आई कैप को आई कैप के साथ, जे को जे के साथ और के को के के साथ क्या कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो आंसर कितना आ जा रहा है, 0। बिकॉज साइन वैल्यू लेते हैं, यहां पे साइन थीटा की वैल्यू लेते हैं और साइन 0 की वैल्यू कितनी है, 0। इसी तरह से अगर हमें यहां पे जे क्रॉस जे करना पड़ा या के क्रॉस के करना पड़ा तो आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर हमने बोला कि मतलब हमें ये कि आई को आई के साथ, जे को जे और के को के साथ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो ये 3 मल्टीप्लिकेशन तो हट गए, आउट ऑफ 9 मल्टीप्लिकेशन 3 हट चुके हैं, बचे कितने, 6। अब ये आएगा कि हमें क्या करना है, आई को जे के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब अगर मुझे आई को जे के साथ मल्टीप्लाई करना है तो इसका मैग्नीट्यूड है 1, इसका मैग्नीट्यूड है 1, इनके बीच में एंगल कितना, साइन 90। बट हमने बोला है कि दो, अगर तुम क्या कर रहे हो, क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हो वेक्टर क्वांटिटी का, तो रिजल्टेंट भी क्या आएगा, वेक्टर। तो यहां पे मैंने लिखा है 1 इंटू 1 इंटू साइन 90, ये तो सिर्फ और सिर्फ वैल्यू है। यहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा, डायरेक्शन भी देना पड़ेगा इसको, तब तो वो क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी। अब आई क्रॉस जे करने से यहां पे मुझे किसका डायरेक्शन देना पड़ेगा, तो इसका मैं सीधा सीधा एक तरीका समझा दे रहा कि आई क्रॉस जे करने से डायरेक्शन क्या आएगा, कौन सा यूनिट वेक्टर लगाऊंगा। तो इसके लिए मैंने यहां पे सीधा सीधा एक क्या कर दिया, ट्रिक लिखा दिया तुम्हें याद रखने का तरीका। यहां पे लिखो आई कैप, यहां लिखो जे कैप और यहां लिखो के कैप, और इनको क्या करो, इस तरह से क्लॉकवाइज रोटेट करो, राइट, इन्हें इस तरह से क्लॉकवाइज रोटेट करो, है ना। तो आई जे के और रोटेशन दिया है तुमने कैसा, क्लॉकवाइज। अब इससे याद रखने की कोशिश करो, जब भी तुम आई क्रॉस जे करोगे आंसर क्या आएगा, के कैप, राइट। जब भी तुम जे क्रॉस के करोगे आंसर क्या आएगा, आई कैप, और जब भी तुम के क्रॉस आई करोगे आंसर जे कैप। लेकिन अगर कभी ऐसा हुआ कि तुम्हें जे क्रॉस आई करना पड़ा तो आंसर के ही आएगा, लेकिन सिंस तुम एरो के अपोजिट जा रहे हो आंसर क्या लगाना होगा, माइनस, राइट। इसी तरह से अगर कभी आई क्रॉस के करना पड़ा तो आंसर माइनस जे, और के क्रॉस जे करना पड़ा तो आंसर माइनस आई। ऐसा क्यों होता है वो राइट हैंड थंब रूल में मैं क्या कर दूंगा, तुमको बता दूंगा कि x क्रॉस y करना होता है तो वो जो रिजल्टेंट आता है वो ऑलरेडी किधर आता है, z के तरफ ही आता है। राइट हैंड थंब रूल से सीख जाएंगे, जिनको आता है वो समझ भी गए होंगे कि अगर x क्रॉस y या i क्रॉस j करेंगे तो रिजल्टेंट इधर आएगा, जबकि उल्टा अगर करेंगे j क्रॉस i तो रिजल्टेंट माइनस k की तरफ आएगा। देखो i क्रॉस j क्या आ रहा है, k, जबकि j क्रॉस i क्या आ रहा है, माइनस k। इसीलिए मैंने बोला सीक्वेंस मैटर करता है बेटा, है ना। 3 इंटू 2 करो चाहे 2 इंटू 3 करो, आना 6 है, लेकिन 3 वेक्टर इंटू 2 वेक्टर अलग आंसर आएगा, 2 वेक्टर इंटू 3 वेक्टर अलग आंसर आएगा, बिकॉज दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, एग्जैक्टली अपोजिट होगा। इसलिए ये भी हमारे पास एक प्रॉपर्टी हो जाती है कि भैया कभी भी ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट होता है। हाँ, तुम जरूर ये लिख सकते हो कि ए क्रॉस बी जो होगा वो माइनस ऑफ किसके इक्वल होगा, बी क्रॉस ए के इक्वल होगा। एनीवे, वापस आते, तो आई क्रॉस जे करेंगे तो यहां पे क्या लगा देंगे, के कैप का मैग्नीट्यूड, तो 1 इंटू 1 इंटू के कैप, आंसर सिंपल क्या आया, बस याद रखने का तरीका हो गया। अगर हमने जे क्रॉस आई किया तो आंसर माइनस के, इसी तरह से आई क्रॉस के कर दिया तो आंसर माइनस जे, अगर जे क्रॉस के किया तो आंसर आई कैप। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या कर लिया, देख लिया क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, कि अगर यूनिट वेक्टर को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर क्या आना चाहिए, ये दिख गया हमें। अब हमने सोचा कि एक काम करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। कितने मल्टीप्लिकेशन करने पड़ेंगे यहाँ पे, 6, राइट। आई को आई के साथ, जे को जे और के को के साथ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि उसका आंसर वैसे भी 0 आ जाएगा। बस डिफरेंट के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना शुरू किया, राइट। मैंने मल्टीप्लाई किया सबसे पहले इसको इन दोनों के साथ। तो मैं जब मल्टीप्लाई करूंगा तो बेटा ax by तो आएगा ही आएगा, राइट। ax by तो आएगा, साथ ही साथ क्या होगा, i क्रॉस j, और i क्रॉस j क्या हो जाएगा, k कैप, ये हो जाएगा k कैप। फिर थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है, थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन है, गलत होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए पहले मैं इसको सिखा दे रहा, फिर दूसरा तरीका भी सिखा दूंगा मैं। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो ax bz तो रहेगा ही रहेगा, राइट। ax bz तो होगा ही होगा, i मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, k के साथ, i क्रॉस k क्या हो जाएगा, माइनस j कैप। फिर सेकंड वाले को इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ay bx, तो ये आएगा ay bx, साथ ही साथ j क्रॉस i, j क्रॉस i क्या हो जाएगा, माइनस k कैप। फिर इसे मल्टीप्लाई करना है इसके साथ ay bz, तो यहां लिखा ay bz, j क्रॉस k क्या हो जाएगा, i कैप। फिर लास्ट वाले को इसको इसके साथ az bx, az bx, k क्रॉस i, k क्रॉस i j कैप। फिर इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ az by, तो हो गया az by, k क्रॉस j, k क्रॉस j क्या हो जाएगा, माइनस i कैप। थोड़ा सा पेशेंस रखना है, थोड़ा सा हो सकता है इस तरह लेंदी, और कुछ नहीं। यहां पे k कैप है, यहां पे माइनस k कैप है, राइट। ये k कैप माइनस k कैप, इसी तरह से, राइट। यहां पे माइनस j कैप, यहां पे प्लस j कैप, और यहां पे i कैप, और यहां पे माइनस i कैप। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्शंस को क्या कर लेंगे, ये यूनिट वेक्टर को कॉमन निकाल लेंगे। अगर हम यूनिट वेक्टर को क्या करें, कॉमन निकालें, है ना, यहां पे i कैप है, यहां पे माइनस i कैप, तो क्या आएगा ब्रैकेट में, ay bz माइनस az by, और ब्रैकेट में क्या आ गया, i कैप, है ना। यहां से i कैप, यहां पे माइनस था तो ये माइनस यहां पे आ गया। फिर j वाले को देखो, यहां पे प्लस j और यहां पे माइनस j है, तो क्या लिखेंगे, प्लस, बोलते जाओ, az bx माइनस ax bz, और बाहर क्या निकलेगा, j कैप, प्लस k कैप को देखो, यहां पे प्लस k कैप है, यहां पे माइनस k कैप, ब्रैकेट में ax by माइनस ay bx, ब्रैकेट में, ये होगा हमारा फाइनल आंसर। बट हमने देख लिया कि इतना आंसर लाने के लिए हमें काफी माथापच्ची करनी पड़ रही है, राइट। इतना आंसर लाने के लिए हमें काफी माथापच्ची करनी पड़ रही है। अगर अभी तो हमने क्या लिया, सिंपल ax ay az लिया है, कल को अगर यहीं पे वैल्यूज दे दे और वो भी न्यूमेरिकल वैल्यू में माइनस माइनस लगा दे, माइनस 2i कैप, माइनस 3j कैप, प्लस 3k कैप, इस तरह से, तो अब एक तो यहाँ पे प्लस माइनस ऑलरेडी आ रहे हैं, अब माइनस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन, और तो चांसेस रहते हैं कि कैलकुलेशन में हम यहाँ पे गलती कर दें, राइट। तो जब हम इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं, एक एक को मल्टीप्लाई करके, तो हमें टोटल 6 मल्टीप्लिकेशन करना पड़ रहा है यहाँ पे, है ना। फिर कॉमन भी निकाल रहे हैं, कैलकुलेशन में गलत होने के चांसेस रहते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि तुम कैलकुलेशन में गलती कर दोगे, पर मुझे भरोसा है तुम पे थोड़ा सा, राइट, मुझे थोड़ा सा भरोसा है। तो और प्लस ये जो कैलकुलेशन है वो क्या हो जाता है, लेंदी हो जाता है। तो हम इसको फिर ऐसे डायरेक्ट एक एक करके मल्टीप्लाई नहीं करते, इसको हम सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स। तो कैसे हमें मैट्रिक्स इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, यही फाइनल आंसर कैसे लाना है वो भी हम क्या करेंगे, देखेंगे। बट पहले तुमको ये भी आना चाहिए। तो सर अगर मैट्रिक्स से सॉल्व करना है तो ये क्यों आना चाहिए, भैया पढ़ाया है तो कुछ काम होगा, वो तुमको समझ में आ जाएगा जब क्वेश्चन में दूंगा, है ना। पहले इसको नोट करना है, इसको साइड में नोट करना है, फिर आगे का बता रहा हूं। इसके साथ क्या किया, मल्टीप्लाई किया है, तो जो प्रोसेस है थोड़ा सा क्या हो सकता है, लेंदी हो सकता है। और अगर हम क्या करें, इसी में न्यूमेरिकल वैल्यू दे दे तो गलती करने के थोड़े से चांसेस भी बढ़ सकते हैं। तो प्रोसेस लेंदी भी है और गलत करने के चांसेस है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा क्या है, अलग है ना। हमारे पास क्या है, एक दूसरा भी तरीका है जिससे हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यूज कर रहे हैं इसको सॉल्व करने के लिए मैट्रिक्स वाला मेथड। अगर मान लो हमें क्या करना है, रिजल्टेंट निकालना है, आर वेक्टर निकालना है, और इसमें पहले ए वेक्टर दिया और बाद में क्या दिया है, बी वेक्टर दिया। मतलब फॉर्मूले में अगर पहले ए वेक्टर दिया और बाद में बी वेक्टर दिया, है ना। क्वेश्चन देते समय वो ए की वैल्यू बी की वैल्यू किसी को भी पहले दे सकता है यार, उसकी मर्जी है ना। वो चाहे तो पहले ए की वैल्यू दे दे, चाहे तो बी की वैल्यू दे दे। बट फॉर्मूले में अगर क्या है, ए वेक्टर पहले है, इसका मतलब है पहले ए को लिखना है और बाद में बी को लिखना है।
तो सबसे पहला तरीका ये होता है कि हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स के फॉर्मेट में लिखते हैं। यहां हमने लिखा आई कैप, यहां जे कैप और यहां पे के कैप। अब जो ए का वो था वेक्टर था, यहां पे हमने लिखा ए और दूसरा क्या है, बी है। यहां पे लिखेंगे इनके कोफिशिएंट्स। तो आई का कोफिशिएंट ए एक्स, इसका ए वाई और इसका ए जेड, यही था ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप। फिर बी के लिए लिखेंगे, तो बी के कोफिशिएंट्स लिखेंगे तो बी एक्स, बी वाई, बी जेड, ये बी के कोफिशिएंट्स हो गए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पूरे कोफिशिएंट्स को इस फॉर्मेट में लिखते हैं। फिर जब हमें क्या करना होता है, रिजल्टेंट निकालना होता है, तो सबसे पहले एक ब्रैकेट बनाएंगे, ये आई कैप की वैल्यू लिखेंगे, फिर माइनस दूसरा ब्रैकेट बनाएंगे, जे कैप की वैल्यू लिखेंगे, प्लस तीसरा ब्रैकेट बनाएंगे और यहां पे के कैप की वैल्यू लिखेंगे, राइट। तो प्लस माइनस प्लस, आई कैप, जे कैप, के कैप। अब इस ब्रैकेट में क्या फिल करना है वो हमें क्या करना है, देखना है। तो जब आई कैप के लिए ब्रैकेट में क्या करना है, फिल करना है, तो इस आई कैप वाली लाइन को, इतने को भूल जाओ, तो ये 4 बचे, राइट। जब ये 4 बच गए हैं तो सबसे पहले क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, राइट, इनको मल्टीप्लाई करना है। जब इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए वाई बी जेड। फिर माइनस करना है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, राइट, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, इस तरह से तुम क्या कर सकते हो, देख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, बी वाई ए जेड। तो बी वाई ए जेड, ये आ गया हमारा क्या, आई कैप का। फिर जे के लिए लिखना है तो जे वाली लाइन को भूल जाओ। तो ये बचे चारों, ऊपर से नीचे क्या हो जाएगा, ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड, तो बी एक्स ए जेड। फिर के कैप के लिए लिखना है, तो के कैप वाली लाइन को भूल जाओ, ये चारों बचे। तो सबसे पहले ए एक्स बी वाई, तो हमने यहां से लिखा ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई, बी एक्स ए वाई। इनको मैच कराओ, यहां जो आंसर आया था बिल्कुल उसी फॉर्मेट में, राइट। आई कैप के लिए क्या आया था, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, ए वाई बी जेड माइनस ए वाई बी वाई ए जेड। देखो बेटा, बी वाई ए जेड या ए जेड बी वाई, ये बेसिकली क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। इनको तुम इधर उधर कर सकते हो। अगर ये वेक्टर के फॉर्म में होते तो क्रॉस प्रोडक्ट नहीं करते, लेकिन ए जेड बी वाई लिखो चाहे बी वाई ए जेड लिखो, दोनों क्या है, सेम है, 3 into 2 या 2 into 3, क्योंकि ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। फिर यहां पे क्या था, प्लस था। अगर मैं इससे माइनस कॉमन निकाल दूं तो बिल्कुल उसी फॉर्मेट में आ जाएगा। माइनस कॉमन अगर मैं निकाल देता तो ये पहले आ जाता और ये माइनस में आ जाता, तो क्या होता है, ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स। तो यहां पे जे के लिए ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड, बिल्कुल इसी तरह से। यहां पे उल्टा दिख रहा है, पहले ए जेड बी एक्स दिख रहा है और यहां पे ए जेड बी एक्स बाद में है, क्योंकि यहां पे माइनस लिखा है, यहां पे प्लस लिखा हुआ है। फिर के कैप के लिए देखो, के कैप के लिए चेक करोगे तो ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई, बी एक्स ए वाई आ रहा है, सेम वही है ना। अगर किसी का है कि सर यहां भी प्लस याद रखना है, तुम प्लस याद रख लो, लेकिन फिर जब इसके लिए लिखोगे तो उसके लिए सीक्वेंस उल्टा करना पड़ेगा। हम क्या सीक्वेंस सीख रहे हैं, पहले ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऊपर। अगर यहां पे तुम जे कैप लिखना चाह रहे हो प्लस में, तो फिर इसको लिखने का सीक्वेंस उल्टा करना पड़ेगा। और अगर वो नहीं करना है तो एक को प्लस लिखो, दूसरे को माइनस, फिर तीसरे को क्या लिखो, प्लस लिखो, और सीक्वेंस याद रखना, पहले ऊपर से नीचे माइनस, नीचे से ऊपर। अरे आया समझ में, राइट। तो इससे क्या होता है, एक ही बार में हम लिख सकते हैं और गलत करने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं, राइट। इसको नोट करो, देखते हैं क्वेश्चंस कैसे आएंगे। देखो बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट का एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है टॉर्क, राइट। क्रॉस प्रोडक्ट का एक बढ़िया एग्जांपल क्या है, टॉर्क। और टॉर्क को लिखा जाता है टाउ वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, राइट। आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, जहां पे आर वेक्टर क्या है, राइट, रेडियस। ऐसा बहुत लोगों को लगता है, राइट। रेडियस वेक्टर कहना सही नहीं होगा। आर वेक्टर होता है पोजीशन वेक्टर। ये पोजीशन बताता है किसका, फोर्स का। ये बताता है कि भाई फोर्स कहां लग रहा है। अगर जो लोग रेडियस समझ रहे हैं, समझो बेटा, मान लो मैंने इतना लिया हुआ है,
और मैं फोर्स यही लगा रहा, तो क्या तुम पूरे इस रेडियस को लोगे? नहीं, सिर्फ उसी डिस्टेंस को लेते हैं जहां पे हम क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। तो सही तरीके से ये आर वेक्टर और कुछ नहीं बल्कि क्या है, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन मतलब पोजीशन बता रहा है। तो दो सवाल आते हैं, किसका और कहां से। अगर मैं किसी का पोजीशन बताऊं तो दो चीज पूछा जाएगा ना, कि भाई किसका पोजीशन बता रहे हो और कहां से बता रहे हो। तो फोर्स का पोजीशन बताते हैं, कहां से, रोटेशनल एक्सिस से, राइट। जो भी रोटेशनल एक्सिस होता है उससे हम क्या करते हैं, फोर्स बताते हैं, फोर्स का पोजीशन वेक्टर बताते हैं। इस पर हम डिस्कस करेंगे, है ना, रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे तो प्रॉपर डिस्कशन होगा। फिलहाल थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान रखना है, सिंस हम इसका एग्जांपल ले रहे हैं। तो क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय एफ, फोर्स वेक्टर। इसमें टॉर्क वेक्टर में पहला वेक्टर कौन सा है, आर, और दूसरा वेक्टर क्या है, एफ। मतलब हमेशा इसको क्या करेंगे, आर क्रॉस एफ करेंगे। बाय द वे, टॉर्क का मतलब क्या होता है? अगर कहीं पे हमने लिखा है टॉर्क, तो टॉर्क का मीनिंग क्या है? काम क्या इसका? अरे पढ़ा है, 11th क्लास पास हो ना, पक्का? पैसे देके पास हुए थे? पापा टीचर थे? ऑनलाइन? अच्छा हाँ, अरे तीसरा कैटेगरी। इससे पहले मैं ऐसे ही चिढ़ाता था बच्चों को, है ना, अगर तुम पास हो, पैसे देके पास हुए थे क्या? फिर दूसरा, पापा प्रिंसिपल थे क्या स्कूल के? अब तीसरा बोलना पड़ेगा, अच्छा ऑनलाइन वाले हो ना, कोरोना वाले, ऑनलाइन वाले हो, हाँ ठीक है चलो। अरे फिर भी नाम सुना होगा, टॉर्क का नाम सुना है? किस, कहां सुना है? रोटेशनल मोशन में। क्यों सुना है, क्या काम है इसका? रोटेट कराता है। गुड, ठीक है। एक शब्द में देखो बेटा, समझो इस चीज को। सिंस मैं यहां पे एग्जांपल लेने वाला हूं, मैं इसको क्या कर दे रहा हूं, थोड़ा सा समझा दे रहा, है ना। अदरवाइज मेन जो है वो जिस टॉपिक में आएगा वहां तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन जिस चीज के बारे में डिस्कस करें थोड़ा तो आइडिया रहे कि क्या बात कर रहे हैं। इससे पहले भी इंटीग्रेशन में मैंने क्या किया था, एग्जांपल लिया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। उस टाइम में मैंने समझाया था कि दो चीजें होती है बेटा, एक होता है इनर्शिया, दूसरा होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हमारा ट्रांसलेशन मोशन और रोटेशन मोशन वाला चैप्टर बिल्कुल पैरेलल चलता है। इनर्शिया जब मैंने तुमसे क्या किया था, पूछा था, तो मैंने पूछा था कि बताओ इनर्शिया क्या होता है, तो तुमने बोला था सर एक क्या ये प्रॉपर्टी है कि वो जिस स्टेट में है वो इस स्टेट में रहना चाहता है। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो चाहता है रेस्ट में रहे, उसको मोशन ना करना पड़े। और इसी तरह से अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो चाहता है मोशन ही करता रहे, रुकना ना पड़े। ठीक उसी तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीखा था, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो चाहता है घूमना ना पड़े, और अगर कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है तो वो चाहता है रुकना ना पड़े। लेकिन इसकी चाहत को हम बदल सकते हैं। अरे इसके चाहने से क्या होता है, चाहा तो तुमने भी बहुत चाहत पूरी होती है क्या? नहीं। तो इसके चाहने से क्या होता है, ये चाह रहा है रुका रहे, लेकिन हम इसकी चाहत को बदल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फोर्स। हम फोर्स लगा के क्या कर सकते हैं, रेस्ट से मोशन में ला सकते हैं और मोशन से रेस्ट में ला सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया है कि चाहता है कि घूमना ना पड़े, और घूम रहा है तो चाहता है रुकना ना पड़े। लेकिन अगेन चाहत पूरी हो ऐसा जरूरी नहीं है। इसकी चाहत को बदला जा सकता है विद द हेल्प ऑफ टॉर्क। समझ में आ रहा है? इसको बदला जा सकता है विद द हेल्प ऑफ टॉर्क। अगर वो रुका हुआ है तो हम टॉर्क की हेल्प से घुमा सकते हैं, और घूम रहा है तो उसको हम रोक सकते हैं। तो ट्रांसलेशन मोशन में यहां पे होता है इनर्शिया, यहां पे होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये चाहता है ट्रांसलेशन मोशन ना करना पड़े, और ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है तो रुकना नहीं चाहता। ये चाहता है रोटेशन मोशन करना ना करना पड़े, और अगर रोटेशनल मोशन कर रहा है तो चाहता है रुकना ना पड़े। इसकी चाहत को बदलने का काम करता है फोर्स, इसकी चाहत को बदलने का काम करता है। बात आई समझ में? हाँ, ऐसे में समझ में आ जाती है तुरंत। काश रियल लाइफ में टॉर्क होता। देख रहे हो तुम देख रहे हो, काश रियल लाइफ में भी टॉर्क होता। अब दर्द निकल के आ रहा है भाई का बाहर, अब दर्द निकल गया। थोड़ी देर तुम इसको और समझा दो, इस तरह से रोने लग जाएगा फूट फूट के, यहीं पे वो पूरा दर्द निकल के। सर काश टॉर्क होता और हम चाहत को बदल सकते। तो समझो बेटा होता है, समझो होता है, राइट। लेकिन उसके भी तरीके होते हैं, उसके भी तरीके होते हैं। वो हाँ कर रहा है उधर से, तेरे को बड़ा पता है। सिंगल बैठा इंसान एक्सपर्ट होता है रिलेशनशिप एडवाइस देने में, राइट। होता है बेटा, रियल लाइफ में भी टॉर्क और फोर्स होते हैं, चाहत को बदली जा सकती है। एक सीधा सा एग्जांपल दे रहा,
और बिल्कुल ऑनेस्टली बताना, आज से 15 या 20 दिन पहले कितनों को फिजिक्स पसंद नहीं था, बिल्कुल नफरत करते थे फिजिक्स का नाम सुन के, ये पसंद नहीं था। आज एकदम ऑनेस्टली बताना, 15 या 20 दिन में कितनों को लग रहा है सर फिजिक्स इतना भी टफ नहीं है, मजेदार है, बदली जा सकती, राइट? फोर्स लगा के, अलग अलग तरीके के होते हैं, तो ऐसे भी बदला जा सकता है। चाहत अच्छी होनी चाहिए, समझाने वाला अच्छा होना चाहिए, समझाओ अच्छे से। अरे आ रहा समझ में, राइट? वो बिल्कुल लगन होनी चाहिए ना। तुम ना बहुत नालायक बच्चे हो, पता है, तुम बहुत नालायक बच्चे हो, पूरा डायरेक्शन बदल दे रहे मेरा, ध्यान दे। बाय द वे, विद द हेल्प ऑफ फोर्स, डायरेक्शन भी मोमेंट, राइट? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी बदला जा सकता है ना। हाँ हाँ, अप्लाई करके देखना। हाँ देखना, डायरेक्शन बदल जाएगा, देखना। ध्यान से सही से अप्लाई करना है ना, सही से अप्लाई करना है। फोर्स ज्यादा अप्लाई हो गए तो चीजें गड़बड़ भी हो सकती हैं। चलो देख लो नालायको, तुरंत इसमें इंटरेस्ट आ जाता है बच्चों को। थोड़ी देर बकवास कर लो, चेहरा खिलखिला गया, देखो कितने। अभी वहां पे वो बैठे जम्हाई ले रहा है ना, वो बैठे मोबाइल चला रहा, उधर पे बैठ के वो किसी और की यादों में खोया हुआ है। अभी अचानक से सबका ध्यान इधर पे, सर टॉर्क सीखेंगे सर, शायद जिंदगी में काम आ जाए, शायद जिंदगी में काम आ जाए, आ सकता है काम। अरे आई बात समझ में? हाँ, टॉर्क का काम वही होता है जो ट्रांसलेशन मोशन में किसका काम होता है? फोर्स का काम होता है, ठीक। तो फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, इसका क्रॉस प्रोडक्ट वाला ही पर्सपेक्टिव देख रहे हैं, क्योंकि सिंस क्रॉस प्रोडक्ट सीख रहे हैं, है ना, तो हम देख रहे हैं कि भैया क्रॉस प्रोडक्ट कैसे। तो मान लो मैंने क्या किया, एग्जांपल दिया एक सीधा सीधा एग्जांपल दे दिया कि जो आर वेक्टर है वो गिवन है 2i कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप मीटर, और जो फोर्स वेक्टर है ये गिवन है माइनस 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप न्यूटन, और तुमसे बोला है टॉर्क की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो सीधा सीधा क्रॉस प्रोडक्ट करने बोला है। बहुत ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन है बेटा, बहुत सिंपल टाइप का क्वेश्चन है, डायरेक्ट कैलकुलेशन है। एक ट्राई करो जरा। ठीक है, अपने अपने आंसर मैच करना है बेटा, है ना। अगर हमें क्या करना है, टॉर्क निकालना है, तो टॉर्क आर क्रॉस एफ है ना। तो यहां पे हमने क्या लिखा, आई कैप, यहां लिखा जे कैप, यहां लिखा के कैप, राइट। सबसे पहले हम लिखेंगे आर, कोफिशिएंट्स होंगे आई का कितना 2, जे का -2 और इसका -1, राइट। एफ वेक्टर लिख रहे हैं, इसके लिए कोफिशिएंट -2 -1 एंड 3। अब हमें क्या करना है, टॉर्क निकालना है। तो मैंने क्या बोला है, ब्रैकेट बनाना है, आई कैप लिखना है, फिर ब्रैकेट बनाना है, जे कैप लिखना है, फिर के कैप। तो पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस। अब आई कैप के लिए लिखना है तो इसको भूल जाओ, इसको मल्टीप्लाई करो, तो -2 इंटू 3 -6, फिर एक माइनस लगाना है, -1 इंटू -1 1, फिर जे कैप इसको भूल जाओ, तो 2 इंटू 3 कितना 6 माइनस, फिर -2 इंटू -1 कितना हो जाएगा +2, माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, फिर के कैप इसको भूल जाओ, 2 इंटू -1 कितना -2, देन -2 इंटू -2 +4, तो ये आ गया +4, तो ये आ गया कितना, राइट, -7 आई कैप 4 और ये माइनस, तो -4 जे कैप एंड -6 के कैप न्यूटन मीटर। अरे आया समझ में? बिल्कुल सिंपल सा। एक क्वेश्चन और कर लो, राइट। तुम्हें क्या करना है, टॉर्क निकालना है। एफ वेक्टर दिया है -i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप न्यूटन, और आर वेक्टर दिया हुआ है -2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप मीटर। तुम्हें बताना है टॉर्क कितना। एक और ट्राई करो, चलो मैच करो आंसर बेटा, देखना है ना क्या रहा। वैसे कोई बोलना, चलो रहने मत बोलो, छोड़, समझ नहीं आ रहा, पता नहीं क्या बोलना चाह रहे, सब एक साथ देख लेते हैं। मैच करना आता है हमें, क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ पे हम लिखे आई कैप, यहाँ लिखा हमने जे कैप, यहाँ लिखा के कैप, राइट। पहले आर वेक्टर लिखना है, फिर एफ वेक्टर लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, -2 -1 +2,
फिर -1 2 3। सबसे पहले कितनों ने पहले F लिखा और बाद में R लिखा है? बिल्कुल ऑनेस्टली, बिल्कुल ऑनेस्टली, राइट, मजा आएगा इसमें, कोई दिक्कत नहीं। कितनों ने पहले F लिखा है बाद में R लिखा है? राइट। अब समझो, थोड़ी देर पहले मैंने उस टाइम पे इस चीज को समझाया था कि नहीं समझाया था, कि यहां पे सीक्वेंस बहुत मैटर करता है, फॉर्मूला में वो होना चाहिए। मैंने अभी बोला था A क्रॉस B तो A क्रॉस B, भले वो पहले A दे दे B दे दे, या पहले B दे दे बाद में A दे दे, भाई उसकी मर्जी कभी भी दे, क्योंकि मुझे पता है कहीं। अब ध्यान से देखना, कोई दिक्कत नहीं है, गलती करो अच्छी बात है। अब तुम्हें ध्यान से ये देखना है कि जिन्होंने F क्रॉस R किया होगा उनका आंसर इससे एग्जैक्टली अपोजिट आया होगा। जिन्होंने भी गलत किया कोई दिक्कत नहीं बेटा, रुक जाओ अभी, है ना, बिल्कुल रुक जाना है। एक चीज समझो, मैं जो तुम लोगों को बताना चाह रहा है, मैं ये तुम लोगों को बोलना चाह रहा है बेटा कि गलती करने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं इंकरेज कर रहा हूं कि जितनी गलतियां करनी है तुम यहीं कर लो। जितनी गलतियां तुम अभी करोगे बाद में फाइनल एग्जाम में गलत नहीं करोगे। दूसरा, फिजिक्स में रफ कॉपी का कॉन्सेप्ट हटा दो। अगर कोई क्वेश्चन दिया जा रहा है तो सीधा सीधा उसको वहीं पे सॉल्व करो और वहीं पे कट कर दो। समझो बेटा इस चीज को, ये बहुत ध्यान से समझो इसको यार। अगर मान लो फिजिक्स में कोई क्वेश्चन दिया जा रहा है ना, तो रफ कॉपी का कॉन्सेप्ट हटा दो कि भैया रफ कॉपी में करेंगे, मान लो गलत हो गया तो जो सही आंसर सर लिखाएंगे वो यहां पे लिखेंगे। नहीं, क्वेश्चन दिया गया है उसको वहीं सॉल्व करो, और अगर गलत हो जाए तो उसको इस तरह से कट करो कि तुमको पता भी चल जाए कि हाँ वो गलत है, और दिखे भी कि हाँ हमने ये गलत किया था। लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए बेटा, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए अपनी गलतियों को हमेशा सामने रखो। अरे समझो बेटा, अपनी गलतियों को हमेशा सामने रखो ताकि दोबारा दोहराओ मत। गलती करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर एक बार गलती हो जाए तो दोबारा रिपीट नहीं करना है। समझ रहे हो? अगर ब्रेकअप हो गया तो फिर दोबारा, हाँ अब ये समझ में आ गया होगा। समझो बेटा, मैं मजाक नहीं कर रहा। रही बात छोटे मोटे कैलकुलेशन की, तो याद करो कॉपी का लास्ट पेज जिंदाबाद। छोटे मोटे कैलकुलेशन वहीं करो, पर सारा क्वेश्चन यहीं सॉल्व करो। गलत हो जाए तो ऐसे मत कट करो कि दोबारा देख ही ना पाओ। इस तरह से कट करो कि जब रिवाइज करो ना तो दिख जाए कि हाँ यार ये गलती हमने की थी, ये दोबारा रिपीट नहीं करना है। कॉपी अच्छा सुंदर बना के क्या करोगे? अवार्ड थोड़ी मिलने वाला है ना। कॉपी है ताकि उससे सीखो। तो जिन्होंने, मैंने पहले जानबूझ के F और बाद में R लिखा होता है, उनको पता है कि कई लोग इसमें ये गलती करेंगे F क्रॉस R। अब दोबारा तुम मिस्टेक नहीं करोगे, उसको इस तरह से कट करना है कि वो दिखे सामने। अब ये भी तुमको वेरीफाई करना है कि जहां पे हम F क्रॉस R किए, अगर जिन्होंने किया है उनका आंसर जो हमारा आंसर आने वाला है इससे एग्जैक्टली अपोजिट आएगा जो हमने लिखा भी था। टॉर्क निकाल रहे हैं, सबसे पहले हमने लिखा आई कैप के लिए, फिर जे कैप के लिए और फिर के कैप के लिए। आई कैप के लिए लिखेंगे तो इसको हटा देंगे, कितना हो गया -3, माइनस 2 × 2 4। जे कैप के लिए इनको हटा दिया, -6 -2, तो यहां पे लिखेंगे -2। फिर के कैप के लिए लिखना है -4 -1, तो आंसर कितना आ रहा है -6 आई कैप, राइट, सॉरी -7 आई कैप। ये +2 हो गया, राइट। तो ये क्या है बेटा, -6 + 2 मतलब -4, और फिर और माइनस माइनस कितना हो गया +4, तो ये क्या +4 जे कैप। ये -5 है टोटल, -5 के कैप न्यूटन मीटर। जिन्होंने भी गलती की है तुम क्या कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। जिन्होंने F क्रॉस R किया उनका आंसर 7 आई कैप -4 जे कैप +5 के कैप आ रहा होगा, अगर कैलकुलेशन सही किया होगा तो यही आ रहा है, राइट। तो ये चीज का प्रूफ भी है कि बेटा A क्रॉस B और B क्रॉस A एग्जैक्टली क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। गारंटीड है कि अगर उसने इतना सिंपल क्वेश्चन दे दिया कि बेटा R क्रॉस F निकालो, R की वैल्यू और F की वैल्यू देके, तो 100% ऑप्शन में एक ये तो रहेगा और एग्जैक्टली इसका अपोजिट वाला भी रहेगा। 100% वो रहेगा ही रहेगा। बाई चांस इतना सिंपल क्वेश्चन आया कि ऐसा क्वेश्चन पूछा है तो ये तो रहेगा, इसका एग्जैक्टली अपोजिट भी रहेगा। क्लियर है? ये जल्दी से नोट करो बेटा, और ये क्वेश्चन एक सॉल्व करो। एक क्वेश्चन और दे दे रहा मैं, राइट। यहां पे मैंने दिया है R वेक्टर इज इक्वल टू 2 आई कैप मीटर, और F वेक्टर इज इक्वल टू दे दिया मैंने 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप न्यूटन, राइट, माइनस के कैप न्यूटन। तुमको बताना है टॉर्क की वैल्यू सीधी, बस। अब अगर क्या करूं मैं इसको देखूं,
तो मुझे ये बताओ इसमें कितने नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, कितने मल्टीप्लिकेशन करने पड़ेंगे? सिर्फ 2। आई को आई के साथ करने की जरूरत नहीं है, इसको इसके साथ और इसके साथ। अगर मुझे सिर्फ 2 मल्टीप्लिकेशन करना है तो मैं क्यों अननेसेसरली पूरा मैट्रिक्स बनाऊं? क्योंकि अब इसको अगर तुमने मैट्रिक्स से सॉल्व किया तो वो एक तरीके से ज्यादा लेंथी होगा, राइट? पूरा का पूरा तुम क्या करोगे, मैट्रिक्स लिखोगे आई कैप जे कैप के कैप। अब जहां पे जे और के नहीं वहां पे क्या लिखोगे, 0 और 0। फिर तुम ब्रैकेट बनाओगे आई कैप प्लस जे कैप। मेरा रिकमेंडेशन ये है कि इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, राइट? इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो। टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू 2 इंटू 2 क्या आएगा 4, ब्रैकेट में क्या बचा आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर। फिर 2 इंटू -1 क्या आया -2, ब्रैकेट में क्या बचा आई क्रॉस के, बस हो गया। अरे आया समझ में? जितने देर में तुम पूरा मैट्रिक्स बनाते उतने देर में डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो। अब आई कैप जे कैप के कैप लिखो इस तरह से और चेक करो आंसर क्या आएगा। एक जगह पे आ रहा है आई क्रॉस जे क्या आएगा, राइट? और आई क्रॉस के क्या आएगा -1, तो -2 इंटू -j कैप, तो आंसर हो गया कितना 2j कैप प्लस 4k कैप न्यूटन मीटर। समझो इस चीज को। अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन 2 या 3 है मात्र या 1 है, तो डायरेक्ट क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो और आई कैप जे कैप के कैप क्या आना चाहिए वो देख लो। तुम्हें अगर ऐसा लग रहा है कि मल्टीप्लिकेशन 4 5 या 6 हो सकते हैं तो सीधा मैट्रिक्स बना लो, है ना? दोनों चीजें अपनी अपनी जगह पे क्या है, कन्वीनियंट है। अगर मल्टीप्लिकेशन सिर्फ 1 या 2 है तो मैट्रिक्स ज्यादा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, उसमें गलत करने के चांसेस हो जाएंगे क्योंकि 0 0 कई जगह पे लिखोगे। और अगर पूरे 5 या 6 मल्टीप्लिकेशन करने हैं तो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करना तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा। तो दोनों चीज को बिल्कुल खुले दिमाग से ध्यान रखो कि अगर सिर्फ 2 या 3 मल्टीप्लिकेशन करना है, जैसे इसमें सिर्फ 2 करना है, डायरेक्ट कर दो, मैट्रिक्स बनाने की जरूरत नहीं। अगर यहां पे मैं आई कैप जे कैप दे देता तो नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन बढ़ जाते, तो फिर मैट्रिक्स बना के सॉल्व करो। अरे आया समझ में? बिल्कुल सिंपल सी चीज है, बन जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट। गुड, कर लो जल्दी करो। कहाँ की जल्दी है, इतना टाइम देख रहा है, कहीं जल्दी नहीं है पक्का? अच्छा हाँ, भूख लग, वो जेन्युइन रीजन है, वो जेन्युइन रीजन है सर, भूख लग रही। तुम लोगों को बोला है मैंने यार कि कुछ रखा करो खाने वाने का, तुमको बोला है कि नहीं बोला है मैंने, है ना? कि एक तो बेटा 11 बजे से क्लास इधर हो रही है, 1 बज जा रहा है, सुबह 7 से आए हुए हो तुम, है ना? कुछ रखा करो खाने वाने के लिए। तुम मेरी क्लास में खा सकते हो, मैंने अलाउ कर रखा हुआ है, किसी और की क्लास में मत खाने लग जाना, मेरी क्लास में खा सकते हो तुम, है ना? कुछ चॉकलेट वॉकलेट रखा करो, क्योंकि जब भूख लगती है ना तो दिमाग फिर काम नहीं करता है। चलो कर लिया। देखो तो क्रॉस प्रोडक्ट करना हमने क्या कर लिया, सीख लिया है। अब इससे क्रॉस प्रोडक्ट से जो आंसर आ रहा है वेक्टर के फॉर्म में, तो बेटा उसमें मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन कई बार ऐसा भी होगा कि वो ए बी साइन थीटा वाला टर्म यूज करना पड़े हमें, जहां पे ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और उनके बीच का क्या कर दें, एंगल दे दें। तो फिर हम रिजल्टेंट तो किससे निकाल सकते हैं, ए बी साइन थीटा से निकाल सकते हैं। वो रिजल्टेंट का क्या आएगा, मैग्नीट्यूड आएगा। बट क्या बच गया, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन हमें क्या करना है, निकालना सीखना है। और डायरेक्शन हम निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल। तो हमें यहां पे क्या करना है, वही देखना है राइट हैंड थंब रूल क्या है। राइट हैंड थंब रूल, नाम से समझ में आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ दाहिना हाथ यूज करना है। कई बार मैंने इस तरह से क्या किया हुआ है, देखा हुआ है, मुझे भी भूख लग रही है। कई बार मैंने इस तरह से देखा हुआ है कि मैं पूरा सिखा दिया मैंने, है ना, और लास्ट में बोला सर मुझे को समझ नहीं आ रहा, आंसर मेरा नहीं आ रहा है, और क्या यूज करें, ऐसे ही। आधे ज्यादा को जोक ही नहीं समझ में आया, भैया ये बायां हाथ है, गंवारो। राइट, यूज क्या करना है हमें, दाहिना। उठाना जरा दाहिना हाथ। राइट हैंड कौन सा है, इसको ना सोचना पड़ा, पता है इसने लिटरली क्या क्या मैं बता रहा हूं। हाँ ये पता है क्या कि मैं किस हाथ से खाना हो, तो खाना खाने का इमिटेशन थोड़ा सा वो करके इमिटेट कर रही कि हाँ खाना मैं ऐसे खाता हूँ कि ऐसे खाता, नहीं ये सही नहीं लग रहा है, हाँ ये सर दाया हाथ। कितने लोग कंफ्यूज होते हैं दाएं और बाएं में, अरे बाप रे यार, अरे वही लेफ्ट राइट यार, सीधा सा अंग्रेजों।
लेफ्ट और राइट में कितने कंफ्यूज होते हैं, अचानक से बोल दो बताओ कौन सा राइट हैंड, नहीं, क्या ये कंफ्यूज होने वाली चीज क्या है यार, ये क्या है, बिल्कुल ये तो तुम्हारे साथ बिल्कुल ऐसा हो गया है ना, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। फ्रेंड्स देखा है किसी ने, टीवी सीरीज फ्रेंड्स, तुम क्या देखते हो भैया, ये सब नहीं देख रहे, अगले जन्म वही बिटिया ही कीजो, क्या देखते क्या हो, अनुपमा। जितनों को हंसी आई है देखा है तुमने, देखा है कि नहीं देखा है, नाम पता है बेटा तुमको, सर आपको भी पता है, मैं भी घर जाता हूं ना कभी कभी, मैं उस टाइम पे गया था, पहले मैं गया था कब, होली की छुट्टी में, तब उस बहन का डिवोर्स होने का था, फिर अगली छुट्टी में मैं गया कब, दिवाली में, तब तक उसका डिवोर्स नहीं हुआ है, तब तक उसका डिवोर्स नहीं हुआ है। इफ यू नो यू नो, और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। एनीवे, फ्रेंड्स अगर देखा हो तो उसमें जोई ट्रिबियानी का कैरेक्टर वो ऐसे कर रहा है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, वो बहुत फनी है, राइट। तो राइट हैंड थंब रूल हमको नहीं यूज करना है, और एकदम ध्यान से समझना है बेटा, एक चीज जो मैं समझा रहा अभी बिल्कुल ध्यान से, वो ये कि आज की क्लास और कल की क्लास में मैं तुम्हें क्या कराऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा। राइट हैंड थंब रूल से जो रिजल्टेंट का डायरेक्शन तुमको निकालना है वो बिल्कुल आज और कल ही सिखा दूंगा, परसों से मैं कभी फिर इसको डिस्कस नहीं करूंगा। जब जब क्रॉस प्रोडक्ट आएगा और सर्कुलर मोशन से ही क्रॉस प्रोडक्ट आना शुरू हो जाएगा, वहां पे मैं सीधा बोलूंगा कि जो रिजल्टेंट है उसका ये क्या है, फाइनल जो रिजल्टेंट का डायरेक्शन है। उस टाइम पे तुम्हारा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर ये कैसे आया, राइट, ये रिजल्टेंट कैसे आया। जितना डाउट, जितना प्रैक्टिस, वो आज और कल कंप्लीट कर लेना है। आज मैं सिर्फ और सिर्फ तुमको क्या कर दे रहा, बता दे रहा, कल की क्लास में मैं तुम्हें क्या कराऊंगा, प्रैक्टिस भी करा दूंगा। जितना तुम्हें एक एक समझ में आएगा, मैं बिल्कुल आके बेंच में आके हर सबकी कॉपी में मैं समझा दूंगा, बट सिर्फ आज और कल के बाद परसों से कोई राइट हैंड थंब रूल सब में नहीं, क्योंकि बेटा ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बार पढ़ा रहे हो दूसरे भूलते जा रहे हो, है ना, फिर बार बार उसी चीज को हम क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, है ना, ध्यान समझना है। राइट हैंड थंब रूल में अगर मान लो मेरे पास इस तरह का एक फॉर्मूला है, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, मतलब फॉर्मूले में पहले ए आ रहा है और बाद में क्या आ रहा है, बी आ रहा है, और लेट्स से मैग्नीट्यूड के हिसाब से दिया है कि भाई ए इधर लग रहा है और बी क्या लग रहा है, इधर लग रहा है, मैग्नीट्यूड दे दिया, दोनों के बीच का एंगल दे दिया, तो मैग्नीट्यूड तो तुम निकालोगे किससे, ए बी साइन थीटा से, पर उसका डायरेक्शन भी तो निकालना होगा, क्योंकि हम वेक्टर क्वांटिटी की बात करें। अब वेक्टर क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, उसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूले में पहला वेक्टर कौन है, ए, दूसरा वेक्टर कौन है, राइट, तो ए जो है वो इस डायरेक्शन में है और बी है इस डायरेक्शन में। सबसे पहले हमें अपना राइट हैंड इसको फोकस करना है या पॉइंट करना है टुवर्ड्स द फर्स्ट वेक्टर, पहला है ए इधर। अब मान लो कोई इधर खड़ा है तो मैं इसको कैसे दिखाऊंगा, ओए ओए, ऐसे दिखाएंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मुझे ए वेक्टर की तरफ हाथ करना है तो मैं ऐसे भी कह सकता हूं, वो देख ए, मैं ऐसे भी रख सकता हूं, ये भी अभी ए की तरफ फोकस कर रहा है, ऐसे भी रख सकता हूं ओए, और मैं ऐसे भी रख सकता हूं। मान लो मुझे तुम लोग की तरफ क्या करना है, हाथ करना है, तो मैं ऐसे भी दिखा सकता हूं, ऐसे भी दिखा सकता हूं। समझ में आ रहा है, ये सारी चीजें छोटी छोटी मैं बता रहा हूं एक्सपीरियंस से। एक्सपीरियंस ये है कि जो उस तरह का डाउट अचानक से अजीबो गरीब टाइप के डाउट होते हैं, वो है ना, आज ही की हिंदी वाली क्लास में ऐसे बता रहा है, ठीक है सर। मैंने बोला ऊपर की तरफ क्या करना, पॉइंट करना, वो ऐसे दिखा रहा है सर ऊपर, है ना, वो इस हथेली से दिखा रहा है सर ऊपर, मतलब भैया ऊपर ऐसे दिखाएंगे या ऐसे दिखाएंगे, वो ऐसे दिखा रहा है, इसलिए मुझे हर एक चीज को क्या करना पड़ता है, बताना पड़ता है। तो अगर मुझे पहले ए वेक्टर की तरफ, मैं ऐसे हाथ रख सकता हूँ, या ऐसे रख सकता हूँ, या ऐसे रख सकता हूँ, किसी भी तरीके से, ये पूरा ये किधर फोकस कर रहा है, किधर पॉइंट कर रहा है, ए वेक्टर की तरफ। फिर ए वेक्टर की तरफ करने के बाद इसको हमें फोल्ड करना होता है टुवर्ड्स द सेकंड वेक्टर। सेकंड वेक्टर किधर है, ऊपर। अगर मान लो मैंने ऐसे ए वेक्टर की तरफ रखा, क्या मैं ऐसे बी वेक्टर की तरफ मोड़ पाऊंगा, अबे भूत तो हूं नहीं, ऐसे नहीं मुड़ेगा। अगर मैंने ऐसे रखा, क्या ऐसे मुड़ेगा, नहीं, अरे ऐसे कैसे मुड़ जाएगा, वो हाँ कर रहा है सर, आपका हाथ अगर टूट जाए तो कितना मजा आएगा, नहीं, कुछ छुट्टी मारे एक ऐसी राइट हैंड थंब रूल, ऐसे रखेंगे, क्या ऐसे मुड़ सकता है, मुझे इसको इस तरह से रखना होगा। तो मैं अभी ए की तरफ फोकस भी कर रहा और मैं इसको फोल्ड कर सकता हूं टुवर्ड्स द सेकंड वेक्टर, राइट, दूसरे वेक्टर की तरफ हाथ करके ऐसे फोल्ड करूंगा। ऐसा करने के बाद जो थंब होगा वो हमें डायरेक्शन देगा किसका, रिजल्टेंट का, राइट। और ये जो थंब है वो इस प्लेन से बाहर आ रहा है। किसी सरफेस से जो बाहर का डायरेक्शन होता है, जो आउटवर्ड का डायरेक्शन होता है, उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट से, राइट। समझ लो बेटा, ये कहलाएगा अप,
ये कहलाएगा ये राइट लेफ्ट। अगर कोई डॉट है मतलब ये आउटवर्ड टू द प्लेन, और अगर क्रॉस है तो इनवर्ड टू द प्लेन, इस प्लेन के इनवर्ड। तो यहां जो रिजल्टेंट आ रहा है टॉर्क, वो कैसा आ रहा है? डॉट मतलब परपेंडिकुलर प्लेन एंड आउटवर्ड। आया समझ में? मान लो ऐसा होता कि हमारे पास कोई दूसरा वेक्टर होता जो b क्रॉस a से हम क्या करते देते, कोई दूसरा फॉर्मूला है जिसको दिया जाता किससे? b क्रॉस a से, राइट? अभी भी a इधर है, b इधर है, इनके बीच का एंगल कितना है? थीटा। अब अगर कोई दूसरा वेक्टर b क्रॉस a से दिया जाता तो अब फॉर्मूले में पहला वेक्टर कौन हो गया? b, और दूसरा वेक्टर कौन है? अब मुझे राइट हैंड को पहले किधर रखना पड़ेगा? b की तरफ, इधर, राइट? ये b वेक्टर है। अब मैं राइट हैंड को b वेक्टर की तरफ लिख रहा हूं तो मैं ऐसे भी रख सकता हूं, देखो b वेक्टर की तरफ हाथ दिखा रहा हूं मैं ऐसे भी कर सकता हूं, मैं ऐसे भी कर सकता हूं। फिर इसको फोल्ड करना है टुवर्ड्स दी a वेक्टर, जो दूसरा वेक्टर है फॉर्मूले में। अगर मैंने इसको हाथ को ऐसे रखा, क्या मैं ऐसे फोल्ड कर पाऊंगा एक तरफ? नहीं। ऐसे रखा तो? ऐसे रखा तो नहीं, मुझे इसको ऐसे रखना पड़ेगा। तो इससे मैं b की तरफ क्या कर रहा, फोकस भी कर रहा, राइट? उसको पॉइंट भी कर रहा, और मैं हाथ को फोल्ड कर सकता हूं किधर? टुवर्ड्स दी a वेक्टर, ऐसे फोल्ड करूंगा। और जब मैं वो करूंगा तो जो थंब है, जो तुम्हें दिख नहीं रहा अपोजिट डायरेक्शन में, वो क्या देगा हमें? राइट? डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, जो कैसा आ रहा है? इनवर्ड, राइट? कैसा आ रहा है? इनवर्ड। अरे आया समझ में? तो इस तरह से हमें निकालना पड़ता है। अब तुम यहां पे देख सकते हो कि जब हम a क्रॉस b कर रहे हैं तो डायरेक्शन डॉट आ रहा है, जब b क्रॉस a कर रहे हैं तो डायरेक्शन क्रॉस आ रहा है। तो a क्रॉस b क्रॉस a के बराबर नहीं होते, दोनों एग्जैक्टली अपोजिट होते हैं। एक और प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट आता है वो हमेशा उन दोनों वेक्टर का जिनका वो रिजल्टेंट है से परपेंडिकुलर होता है। मतलब r वेक्टर जो होगा वो a के भी परपेंडिकुलर होगा और b के भी परपेंडिकुलर होगा। तुम खुद समझ सकते हो, जो a और b है वो इस प्लेन में है, जो आंसर आ रहा है उस प्लेन के क्या आ रहा है? परपेंडिकुलर, मतलब वो दोनों के परपेंडिकुलर है। तो ये भी एक तरीके का क्या है? प्रॉपर्टी है कि जो रिजल्टेंट आएगा वो a के भी परपेंडिकुलर होगा और b के भी परपेंडिकुलर होगा, बिल्कुल कंपलसरी है ये, राइट? मान लो मैंने तुमसे क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन है सीधा सीधा, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क वेक्टर। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? टॉर्क वेक्टर का डायरेक्शन बताना, और वो भी इस तरह से, अगर ऊपर की तरफ आ रहा है तो अप डाउन राइट लेफ्ट, बाहर की तरफ आ रहा है तो आउटवर्ड इनवर्ड, अंदर की तरफ आ रहा है तो इनवर्ड क्रॉस, इससे, है ना? पहला दे दिया मैंने, ये मेरा पास क्या है? आर वेक्टर, और ये है क्या? एफ वेक्टर। सेकंड दे दिया मैंने, ये मेरे पास क्या है? आर वेक्टर, और ये क्या है? एफ वेक्टर। थर्ड दे दिया मैंने, ये मेरे पास है आर और ये है मेरे पास एफ वेक्टर। फोर्थ दे दिया मैंने, लेट्स से कि ये मेरे पास क्या है? आर वेक्टर और ये है एफ वेक्टर। तो मैं इन सारे पेयर्स में डायरेक्शन निकालना है किसका? टॉर्क का। पहले अपनी अपनी कॉपी में निकाल के रख लो, फिर मैं चारों को क्या कर दे रहा, समझा दे रहा। चलो चलो चेक करो अपने अपने, है ना, इसमें कि क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है। देखो बेटा, पहले में आर इधर है और एफ ऊपर है, ये मान लिया आर और ये मान लिया क्या? एफ। सबसे पहले अपने राइट हैंड करना है किधर? आर की तरफ, ये रख दिया मैंने आर की तरफ। फोल्ड करना है किधर? एफ की तरफ। तो ऐसे तो फोल्ड हो नहीं सकता, इसको ऐसे रखना पड़ेगा। इसको हम फोल्ड कर रहे हैं एफ की तरफ, तो ये क्या आ रहा है? आउटवर्ड। तो इसमें जो टॉर्क रहेगा, राइट, वो कैसा रहेगा? आउटवर्ड डायरेक्शन में, राइट, परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड आउटवर्ड, इधर आएगा। फिर सेकंड में आर कैसा है? इनवर्ड, और एफ है इधर। मतलब ऐसे समझो कि आर का डायरेक्शन हो गया और ये एफ का डायरेक्शन हो गया, आर अंदर एफ इधर। सबसे पहले हाथ रखना पड़ेगा मुझे आर की तरफ, फिर फोल्ड करना है किधर? एफ की तरफ। तो देखो यहां से मैं अगर समझाना चाहूं, मैं ऐसे रखूंगा तो मैं आर की तरफ हाथ रखा हुआ है मैंने, मैं ऐसे भी रख सकता हूं, कैसे भी, ये सब आर की तरफ है, आर अंदर की तरफ है। अब एफ उधर है तो मुझे ऐसे फोल्ड करना पड़ेगा, ऐसे फोल्ड नहीं हो सकता। ऐसे रखूं तो फोल्ड हो सकता है क्या? मुझे ऐसे रखना पड़ेगा, आर क्रॉस एफ, थंब आ रहा है, राइट? तो टॉर्क का डायरेक्शन कैसा आ रहा है? अपवर्ड। नेक्स्ट में आर कैसा है? ऊपर की तरफ, और फोर्स कैसा है? आउटवर्ड, है ना? तो आर ऊपर है, फोर्स बाहर है, तो ये हो गया आर और ये हो गया एफ, इस तरह से। पहले मुझे हाथ रखना है किधर? आर की तरफ, रख दिया मैंने। फोल्ड करना है किधर? एफ की तरफ। ऐसे नहीं फोल्ड होगा,
ऐसे फोल्ड नहीं होगा, ऐसे रखना पड़ेगा। तो मैंने रखा R क्रॉस F, किधर आ रहा है, राइट, इस तरह से देख लो, ये हो गया R क्रॉस F, F की तरफ फोल्ड कर रहे हैं, तो टॉर्क का डायरेक्शन राइट हैंड साइड, ठीक। फिर इसमें R इधर है, F ऊपर है, ये हो गया R, ये रख दिया मैंने R की तरफ, फोल्ड करना है किधर, कि ऐसे फोल्ड होगा, राइट, ऐसे रखना पड़ेगा, तो कैसा आ रहा है, इनवर्ट, तो टॉर्क आ रहा है कैसे, इनवर्ट, है ना। कल हम बेटा समझो इस चीज को, दो चीजें सुनो, कल हम इसी पे और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, कल अच्छे तरीके से सारे सिचुएशन देख लेंगे, कितने ऊपर नीचे दाएं में सब, और कल ही ये बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो जाना चाहिए। साथ ही साथ कल एक हम बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, वेक्टर का बिल्कुल ऑलमोस्ट लास्ट ही रहेगा, जिसको बोलते हैं एक्सियल वेक्टर। बिना उसके सर्कुलर मोशन, रोटेशन मोशन अगर तुम पढ़ोगे तो काफी दिक्कत जाएगी, तो कल हम वो कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। कल का क्लास हमारा बहुत लंबा नहीं है, हार्डली प्रैक्टिस करना और उसमें करना 45 मिनट 1 आवर का रहेगा, तो मैं तुमको सजेस्ट कर रहा हूँ कल 11:30 मत कर देना, थोड़ा सा पहले आना, 11:15 से हम क्लास शुरू कर देंगे, है ना। और फिर कल जब क्रॉस प्रोडक्ट खत्म होगा, उसके साथ साथ हमारा वेक्टर भी खत्म हो जाएगा, और उसके साथ साथ हमारा पूरा बेसिक मैथमेटिक्स, जिसको हम लगभग पिछले 1 महीने से पढ़ रहे हैं। तो बेसिक मैथ्स में इतनी सारी चीजें पढ़ी, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट। इसके बाद हम क्या करेंगे, अपना चैप्टर सीधा शुरू करेंगे फिजिक्स का। मतलब ये हुआ, जैसे फिजिक्स के चैप्टर शुरू होंगे वैसे ही तुम्हारा टेस्ट भी चालू हो जाएगा। तो संडे टू संडे टेस्ट होगा, तो उसके हिसाब से प्रैक्टिस करना है। बेसिक मैथ्स के कुछ छोटे छोटे टॉपिक बचे, जैसे मैक्सिमम मिनिमा क्या होता है, एपी जीपी कब यूज करते हैं, ये सारी चीजें, तो इनको मैं उसी टाइम पे बताऊंगा जिस टाइम पे इनके क्वेश्चंस आएंगे, ताकि तुमको रिलेवेंस समझ में आए कि ऐसा क्यों करना पड़ रहा है। क्लियर है ये? तो ये हमारा पूरा इंटायर, कल कोशिश करने 11:50 से हम क्या कर लेंगे, क्लास शुरू कर देंगे। क्लियर है? और कल इस पे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, चलो, थैंक यू।